Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the science for class 7th, chapter number 10, respiration in organisms. This is the part 2 of this chapter and I already make the video of the part 1 of this chapter. So मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था इसका मीनिंग रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स का। तो रेस्पिरेशन का होता है सांस लेने की प्रक्रिया, जैसे कि जब हम O2 को इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सहेल करते हैं एंड उसकी हेल्प से जो है फूड का ब्रेकिंग डाउन होता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब था इन अंदर, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो चीज़ें सांस लेते हैं उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने बूझो के बारे में पढ़ा था कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उसको मिलने आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और फिर वो भाग भाग कर जाता है बस स्टॉप के ऊपर उनको लेने के लिए। फिर उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि बूझो बेटा तुम इतनी तेज़ी से क्यों सांस ले रहे हो? तो वो बताता है कि मैं इतनी तेज़ी से भाग कर आया इसलिए मैं तेज़ी से सांस ले रहा हूँ। फिर उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ? तो फिर बुज्जो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा यार क्यों हो रहा है कि मैं भाग कर आया, इसका वजह से मेरी सांस इतनी तेज़ी से क्यों फूलने लगी? तो इसका आंसर ये था कि उसकी बॉडी के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हो जाती है। और फिर हमने इसके अंदर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि 3 टाइप्स के रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, एरोबिक, एनारोबिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और फूड बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो सकता है, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन सर्वाइव करेगा, जैसे कि ईस्ट, जो ईस्ट होती है ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है एंड जो ईस्ट है वो अल्कोहल वगैरह के लिए होती है यूज़। एंड आगे एक था सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने, जो फूड की ब्रेक डाउन होती है किसी सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज करने के लिए, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये जो है ना हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, ये एनारोबिक का फॉर्मूला हो गया। एंड ये जो है हमारा, ये उसका फॉर्मूला है जब हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। वो कैसे होती है, जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, हैवी हैवी डंबल्स को उठाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, तो उसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है एंड उसका ये फॉर्मूला होता है। एंड फिर आगे हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग के बारे में, जब हम एक इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन करते हैं तो उसको ब्रीथ कहते हैं। इनहेलेशन होता है सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन होता है सांस को बाहर छोड़ना। एंड ब्रीथिंग का रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीथिंग रेट होता है। फिर आगे इस पेज के अंदर हमने पढ़ा था नसल कैविटी के बारे में। नसल कैविटी क्या थी, जो हमारा लोन नोज होता है ना, उसकी जो नोस्ट्रिल्स होती हैं, तो इनकी हेल्प से जब हम सांस को लेते हैं उसको नसल कैविटी कहते हैं। एंड फिर आगे हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में। ये जो लंग्स होते हैं इसके अंदर एयर जाती है, वो कैसे जाती है, जैसे कि जो हमारा माउथ है, माउथ से हमारी ईसोफेगस के अंदर गई, ईसोफेगस से आगे हमारी लंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो वही होता है। एंड आगे हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, सारी कुछ ये रिब्स होती हैं, ये सारा जो रिब्स का सारे रिब्स इकट्ठे होते हैं, कितने सारे रिब्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनको रिब केज कहते हैं। आगे ट्रे किया है हमारा डायफ्राम हो गया, नसल कैविटी वगैरह, ये सारा था। हमारे ब्लू वाला बॉक्स रह गया था, तो अभी हम ब्लू वाला बॉक्स से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने थोड़ी सी मिनट्स के अंदर आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दी है एंड आप इसको डिटेल के अंदर पार्ट 1 के अंदर पढ़ सकते हो। देयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल, कहते हैं जो हमारे आसपास में, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर काफ़ी सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। अनवांटेड पार्टिकल्स का मीन्स होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है या फिर जिस चीज़ों को हमें चाहिए नहीं है। वांटेड चीज़ हमें चाहिए होती है, अनवांटेड हमें नहीं चाहिए होती है। जैसे कि अनवांटेड पार्टिकल्स कैसे, गंदे पार्टिकल्स, जैसे कि स्मोक होगी, डस्ट होगी, पोलन्स एक्सेट्रा। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a just free clean air enters our body. ठीक है, तो ये जो आपका नोज़ है,
तो नोज से ये नसल कैविटी है ना, अभी नोज के अंदर आपको जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। तो जब आप ब्रीथ करते हो, आप नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हो, तो जब आप नोज की हेल्प से ब्रीथ करते हो तो क्या होता है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके नोज के अंदर लिक्विड चीज़ से होती है ना, उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल्स रुक जाते हैं और जो लिक्विड है उनको आगे जाने नहीं देता है। लेकिन फिर क्या होता है, कई बार ना जो डस्ट होती है वो अंदर चली जाती है, और जब अंदर चली जाती है फिर क्या होता है, उससे जो नसल कैविटी लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, यानी कि वो गड़बड़ से हो जाता है, इतनी डस्ट चली जाती है अंदर। तो इसी वजह से जब आपको स्नीज करते हो, आप स्नीज मीन्स होता है छींक आना। और छींक क्यों होती है, जब आपके अंदर लॉट ऑफ डस्ट आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons. जैसे कि दिस इज द पर्सन ए सपोज एंड दिस इज द पर्सन बी, तो भी ए पर्सन के अंदर जो है चली गई डस्ट पार्टिकल, तो उसको जो स्नीज करेगा ना, जब वो स्नीज आएगी तो उसको हमेशा हैंकी से कवर कर कर रखना चाहिए अपने माउथ को, नहीं तो जो पर्सन बी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर भी जो है डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे। तो हमेशा हमें माउथ को कवर करना चाहिए स्नीज करते समय। एंड नाउ 10.4 एक्टिविटी, टेक अ डीप ब्रीथ। कहते हैं लंबी सांस लो, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी विद मेजरिंग टेप। अब एक मेजरिंग टेप होती है, उसकी हेल्प से जो आपको अपनी चेस्ट को मेजर करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मीन्स होता है रिजल्ट्स, और फिर आपको अपने रिजल्ट्स को नोट करके रख लेना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन, एंड फिर आपको दोबारा से अपने चेस्ट के साइज को मेजर करना है। व्हेन एक्सपैंड एंड इंडिकेट, जब वो एक्सपैंड होगा, एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। एंड फिर आपको ये भी बताना है कि किस क्लासमेट ने, यहाँ पर जो लिखा है ना क्लासमेट्स में, किसने सबसे ज़्यादा जो है अपने चेस्ट का साइज हुआ उसका मैक्सिमम एक्सपेंशन। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। कहते हैं हम एक सिंपल मॉडल की हेल्प से जो है ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। पहले हमको ये समझा देती हूँ ये वाली चीज़ क्या कह रहे हैं। ये पहले हम ये वाला देख लेते हैं, टेबल 10.2 इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। अभी आपको पता क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्लासमेट्स के नेम लिख सकते हो आप, जैसे कि मैं नेम देती हूँ, ये पर्सन ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी। अभी ड्यूरिंग इनहेलेशन आपको जो साइज का चेस्ट का साइज लिखना है। इनहेलेशन यानी कि सांस जब ले रहे हो, ये जो आपको इनहेलेशन का मॉडल है, दिस इज द मॉडल ऑफ एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन करते समय लिखना है, एक्सहेलेशन समय लिख लेना है, एंड फिर आपको लिखना है डिफरेंस इन साइज, यानी कि इन दोनों के साइज के अंदर कितना डिफरेंस होगा वो लिख लेना है। एक के अंदर आप खुद का लिख सकते हो, बाकी तीन के अंदर आप किसी और का लिख सकते हो। अभी एक्टिविटी 10.5, टेक अ वाइट प्लास्टिक बोतल। वाइट मीन्स होता है चौड़ा, कहते हैं चौड़ी प्लास्टिक की बोतल ले लो, रिमूव द बॉटम, फिर उसका बॉटम को रिमूव कर दो। गेट अ वाइट शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, फिर वाइट शेप वाली या तो कोई ग्लास ले सकते हो या फिर प्लास्टिक ट्यूब ले लो। मेक अ होल इन द लिड, फिर लिड के ऊपर एक होल बनाओ, सो डैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, ताकि जो ट्यूब है उससे पास कर सके। जो लिड होता है ना वो ढक्कन होता है। टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून्स, और जिसका फोक एंड होगा ना वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डिफ्लेटेड बैलून्स को लगाना है। ये हमारी एक्टिविटी 10.5, यस डिफ्लेटेड बैलून्स आ गया हमारा। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। मैं आपको इसको 10.7 फिगर के अंदर अच्छे से समझा दूंगी। नाउ कैप दी बोतल, फिर बोतल को कैप कर लो। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, फिर आपको अच्छे से ना सील होता है मतलब अच्छे से बंद कर लो ताकि वो एयर टाइट रहे। टू दी ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर, फिर आपको थिन रबर को लगाना है, और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, फिर प्लास्टिक शीट को भी लगा सकते हो, किसकी हेल्प से, लार्ज रबर बैंड की हेल्प से। अब यहाँ पर समझने की आप कोशिश कीजिए। ये आपकी प्लास्टिक की बोटल्स हैं 2, और ये क्या है, एक बोतल के अंदर बलून्स लगे हुए हैं, 2 बलून्स जो कि फूले फूले हैं, एंड ये जो है बिल्कुल ही सुकड़े से खाली बलून्स लगाए हैं। इसको आपको इस तरह से पकड़ना है नीचे से, एंड यहाँ पर जब अपने हाथ लगाकर पकड़ोगे, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ थोड़ा सा और। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, कहते हैं आपको लंग्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड, फिर आपको करना जो रबर शीट है ना उसको
बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बैलेंस। ठीक है, फिर बैलेंस को देखना है। नेक्स्ट पुश द रबर, फिर आपको क्या करना है, रबर को पुश करना है, प्लास्टिक शीट को अप करना है एंड ऑब्जॉर्व द बैलेंस, फिर बैलून्स को ऑब्जॉर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स, क्या बैलून्स के अंदर कोई चेंजेस हुए। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, कहते हैं जो बलून्स हैं ना इस मॉडल के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि क्या शो कर रहे हैं। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझा सकते हो। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, अभी हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और एक गिलास, आपको एक सिलेंडर ले लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले सकते हो और या फिर एक ग्लास प्लास्टिक बॉटल। ठीक है, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन दी बॉटल, फिर आपको क्या करना है, इनकी जो लिड होती है ना, इनके ऊपर वाले ढक्कन सा होता है उसके अंदर एक होल बना लेना है एंड फिक्स इट ऑन दी बॉटल, फिर आपको क्या करना है, बॉटल के ऊपर फिक्स करना है। पॉर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, फिर आपको करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली यानी कि ताज़ा सा बना हुआ लाइम वाटर को डालना है। लाइम वाटर ना वो होता है, वो चुनने वाला पानी नहीं होता, उसको लाइम वाटर कहते हैं। एक तो होता है लेमन वाटर तो नींबू पानी होता है, पर ये जो लाइम वाटर होता है आपको कंफ्यूज नहीं होना, लाइम वाटर वो चुनने वाला नहीं होता, चुनना चुना सा वो वाला पानी होता है। जैसे कि जब हम किसी मैरिज पर जाते हैं फिर किसी स्पेशल जगह पर जाते हैं ना, वहाँ पर साइड पर लाइंस पे लगा होता है ना, वाइट सा पाउडर डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए अंधेरे में कि कहाँ पर है वो जगह, तो उसी को ही कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे बन जाएगा, उस चूने को लो, पानी के अंदर मिक्स करो, फिर जो आपका लाइम वाटर वो रेडी हो जाता है। इन दी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक थ्रो थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर। अभी जैसे कि आप लाइम वाटर को डाल लोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर एक प्लास्टिक स्ट्रो डाल देनी है। स्ट्रो डालने के बाद क्या करना है आपको, होल इन द लिड के अंदर क्या करना है आपको, होल करना है इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, इस तरह से आपको कर लेना है कि वो जो स्ट्रो है वो लाइम वाटर के अंदर डिप हो सके। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू टाइम्स, फिर आपको करना है जेंटली से ब्लो करना है स्ट्रो को फ्यू टाइम्स, यानी कि जैसे कि लगा लो ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर थोड़ा समझाए हुए है इस तरह से। टेस्ट ट्यूब होगी हमारी, अंदर जो है हमारा लाइम वाटर होगा, और फिर ये जो पर्सन है एक्सेल्ड एयर को दिखा रहे हैं, यानी कि जो बाहर छोड़ते हैं एक्सेल्ड एयर शो कर रहा है ये। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो फ्यू टाइम्स, फिगर 10.8 वही मैंने दिखाई आपको जो भी। इज देयर एनी चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, कहते क्या कुछ चेंज हुआ लाइम वाटर के अंदर। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, कहते क्या आप इस चेंज को बता सकते हो उसकी हेल्प से जो आपने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कहते आपको पता ही है जो हवा को हम लेते हैं उसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, काफ़ी सारे गैसेस मिले होते हैं जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। व्हाट डू वी एक्सहेल, कहते हम क्या एक्सहेल करते हैं, क्या छोड़ते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, कहते क्या हम अकेले कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी छोड़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, कहते आपने कभी देखा होगा कि अगर आप एक्सहेल करो यानी कि ना, अब देखना कभी मिरर के ऊपर फूंक मारकर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट सरफेस, फिर आप देखोगे जैसे मिरर के ऊपर हल्का सा ना मॉइस्चर सा लग जाएगा, लाइक छोटी छोटी सी वाइट सी ड्रॉप सी लग जाएंगी। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम, कहते कहाँ से आई जो ड्रॉपलेट्स, आप देख सकते हो मिरर के आप ना थोड़ी सी फूंक मारना, अब देखोगे कुछ ऐसे ना ड्रॉप सी लग जाएंगी। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं हम। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, कहते हैं जो आप अगर रेगुलर करोगे ना प्राणायाम एक्सरसाइज है ब्रीथिंग की, तो उससे क्या होगा आपको जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी टू टेक इन मोर एयर, जिससे आप ज़्यादा हवा को लोगे। 10 मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, फिर क्या होगा
जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे आपकी बॉडी सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और रिजल्ट क्या होगा, हर एक चीज़ का रिजल्ट तो होता ही है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा कि जो आपको एनर्जी है वो मोर रिलीज होगी। ये जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे ना कि स्ट्रॉ वाटर के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज़ शो की आपको। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, ये आपको दिखाएगा परसेंटेज में। इनहेल्ड एयर की कितनी परसेंट दिखा रहे हैं आपको, 21%। एक्सहेल्ड एयर की दिखा रहे हैं 16.4%। आगे लंग्स का 0.04% कर रही है, एंड ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% कर रही है। अब ये 10.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अभी अदर जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीथिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, अभी कैसे एनिमल्स होंगे, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, लायंस हो गए, काउज हो गई, गोट्स हो गई, फ्रॉग्स हो गई, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। ये जो सारे एनिमल्स ये के ना, एक तो ये सारी जो हैं हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं, डोमिनिवोर भी हैं। इनके साथ ही साथ कहते हैं जैसे कि ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर आपको पता है लंग्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हम क्या एयर को लेते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ पढ़ा ऊपर। तो वही कहते हैं इनके अंदर भी जो एनिमल्स हैं इनके अंदर भी लंग्स प्रेजेंट है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, कहते हैं बाकी के ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते होंगे। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहते हैं जो ऊपर दिए गए ना आपको एनिमल्स के नेम्स, ये तो हमने पढ़ लिया एक्चुअली इनके पास लंग्स हैं। फिर अब इनके पास तो बहुत सारे और भी बच गए, कॉकरोच, अर्थवर्म, तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं फिर। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहते क्या इन एनिमल्स के पास भी हमारे ह्यूमन बींग्स जैसे लंग्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, कहते चलो अभी हम पता करते हैं। कॉकरोच, अभी कॉकरोच तो आपको पता है ब्राउन कलर सा कीड़ा सा होता है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, ये जो है ना कहते कॉकरोच होता है उसकी ना बॉडी के साइड्स पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, लाइक आप कह सकते हो इस तरह से होल्स होते होंगे। अदर इंसेक्ट्स हैव ऑल्सो सिमिलर ओपनिंग्स, जो अनदर इंसेक्ट्स यानी कि अर्थवर्म जैसे कुछ और इंसेक्ट्स के पास भी इसी तरह सिमिलर होता है, सेम ओपनिंग्स होती हैं। बुझो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेस, बुझो जानना चाहता है कि कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, ants एंड मॉस्किटोज ऑल्सो हैव लंग्स। बुझो कह रहा है, कहता है कि इन सभी चीज़ों के पास भी लंग्स होते हैं, ये कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, ants एंड मॉस्किटोज के पास नहीं, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिरिकल्स, अभी जो कॉकरोच की साइड्स के ऊपर ओपनिंग्स होती है ना, इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, स्पिरिकल्स। होल्स ऑन दी बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड दी स्पिरिकल्स। Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange. Yes. अभी जो इंसेक्ट्स हैं वो भी तो गैस एक्सचेंज करते ही हैं, अपनी गैस एक्सचेंज जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं वैसे इंसेक्ट्स भी तो सांस लेते हैं, तो वो भी तो अपनी गैस को एक्सचेंज करेंगे ही। तो उनकी जो जिस ट्यूब के थ्रू वो गैसेज को एक्सचेंज करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर रशीज थ्रू स्पिरिकल्स। कहते हैं जो ऑक्सीजन रिच हवा होती है वो रश हो जाती है स्पिरिकल्स की हेल्प से इनटू दी ट्रेकल ट्यूब्स, काम तक जाती है ट्रेकल ट्यूब्स पर, डिफ्यूज़ इनटू दी बॉडी टिश्यू, क्या करते हैं वो डिफ्यूज़ करती है बॉडी टिश्यू में, एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, फिर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है। एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकल ट्यूब्स, इसे ऐसे ही होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फ्रॉम सेल से कहाँ पर जाती है, ट्रेकल ट्यूब्स में जाती है, एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरिकल्स, फिर बाहर आते हैं किसकी हेल्प से, स्पिरिकल्स की हेल्प से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, सेल्स की हेल्प से ट्रेकियल ट्यूब्स के तक जा रही है, एंड ट्रेकियल ट्यूब्स क्या कर रही है उसको स्पिरिकल की हेल्प से बाहर निकाल रही हैं। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं ये ट्रेकियास एंड स्पिरिकल्स, और बाकी किसी एनिमल के अंदर नहीं होते हैं, बिकॉज उनके पास तो अपने लंग्स हैं, इनके पास लंग्स नहीं है, तो लंग्स के बजाय इनके पास क्या आ गया, स्पिरिकल्स एंड ट्रेकिया आ गया। अभी हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में कि वो अर्थवर्म अभी क्या कर रहा है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9, कहते हैं आपने चैप्टर 9 के याद करो आप, ऑफ क्लास V1, यानी कि जो आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था ना आपने चैप्टर 9, डेट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आपने क्या पढ़ा था कि जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो जो अर्थवर्म वो होते हैं
जो जमीन के नीचे रहते हैं। इसके नेम से क्लियर देखो, अर्थ धरती के नीचे लाने वॉर्म कहते हैं कीड़े, हर प्रकार के कीड़े को जो आप वॉर्म कह सकते हो, वॉर्म्स। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट, जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है ना वो मॉइस्ट सी होती है एंड स्लिमी होती है। जो अगर आप इसकी स्किन को टच करके देखोगे ना कीड़े को, तो आपको ना कैसा फील होगा, हल्का सा मॉइस्ट एंड जो स्लिमी स्लिमी सा फील होगा। गैंसेस कैन इजीली पास थ्रू दैम, और इनके से जो गैंसेस होते हैं ना वो इजीली इनसे जो है पास हो जाती हैं। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, और जो फ्रॉग होता है उसके क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं फ्रॉग्स के पास। लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह ही जो फ्रॉग्स हैं उनके पास जो है लंग्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो भी अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ कर सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। बुझो हैज सीन इन टेलीविजन, कहते जो बुझा उसने टेलीविजन के अंदर देखा कि प्रोग्राम्स दैट वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस, जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं वो वाटर के ऊपर आ जाती हैं। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड्स, जो वाटर के फाउंटेन के अंदर भी उसने देखा, कहते जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स अपवर्ड्स जो मूव कर रहे होते हैं, वाई डू दे डू सो, कहते वैसे कैसे कर सकती हैं, ब्रीथिंग अंडर वाटर। अभी हम पानी के अंदर रहने वाले जानवरों की जो है ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था ना 6th क्लास के अंदर, शायद 7th के अंदर पढ़ा होगा, जो अमीबा था, हाँ 7th के अंदर था, कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जो कि वाटर के अंदर रहता था। जैसे कि यीस्ट होती है वैसे ही अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, कहते ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, कहते बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, कहते वो पानी के अंदर कैसे ब्रीथ कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, कहते आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था, डैट गिल्स इन फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी के अंदर कहते हैं ऑक्सीजन जो है मिली होती है, और फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो जो गिल्स हैं फिश को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने से। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, गिल्स क्या होते हैं, फिश के अंदर जो गिल्स हैं जो स्किन की प्रोजेक्शंस का काम करते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि गिल्स कैसे ब्रीथिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, कहते जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनके साथ जो गिल्स है वेल सप्लाइड होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, अभी 10.7 के अंदर बता रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो भी सांस को लेते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कहते बाकी जैसे कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जैसे कि आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स है वो भी सांस लेते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या एक्सेल करते हैं, हम CO2 एक्सेल कर रहे हैं, तो हम जो CO2 एक्सेल कर रहे हैं वो प्लांट्स CO2 को ले रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, एंड फिर वो O2 दे रहे हैं एंड हम O2 को ले रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स सभी जो चीज़ें हैं ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ट्री नहीं होंगे, लाइक दिस इज़ अ ट्री एंड ये जो आपका ह्यूमन बींग है, तो अगर ट्री नहीं होगा तो ह्यूमन बींग नहीं जी सकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और अगर ह्यूमन बींग नहीं होगा तो ट्री कैसे सर्वाइव करेगा, ह्यूमन बींग जो CO2 दे रहे हैं। इन दिस सेल्स ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, सेल्स के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की हेल्प से जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ग्लूकोज को किसके अंदर ब्रेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स, और पानी के अंदर भी। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन, कहते प्लांट्स के अंदर जो एक एक पार्ट होता है, ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंड होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो है हवा से ऑक्सीजन ले सकता है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1, कहते हैं हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा ही होगा, डैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, कहते कि उसके अंदर ना इस तरह से लाइक छोटे छोटे
होल्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या वो एक्सचेंजेस को, गैस के एक्सचेंजेस को करते हैं O2 एंड CO2 का। और ये ऐसे 2 वर्ड्स आए हैं आपको, एक तो है आपका ये स्प्रिकल्स एंड एक आया आपको स्टोमेटा। स्पिरिकल्स, स्टोमेटा, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो स्टोमेटा है ये प्लांट के अंदर एक्सचेंज करता है हेल्प में, और ये जो स्पिरिकल्स हैं ये इंसेक्ट के अंदर गैस एक्सचेंजेस के लिए यूज़ होते हैं। पहली का क्वेश्चन है, चलो पहली पढ़ते हैं क्या पूछ रही है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, इफ सो हाउ। पहली सोच रही है कि जो प्लांट्स के नीचे के रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ये जो सॉइल सरफेस है ऊपर ये प्लांट लगा हुआ है, तो ये जो प्लांट्स के नीचे रूट्स हैं कहते ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं। कहते अगर लेते हैं तो कैसे लेते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate electricity. अब ये जो पहली का आंसर यहाँ पे दिया गया है, कहते बाकी लिविंग सेल्स की तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके भी जो रूट सेल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं। उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसके लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, टू जनरेट दी एनर्जी। रूट्स टेक अ पेयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस, जो रूट्स होते हैं वो हवा को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एयर स्पेसिस से। प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होती है, जो कि आपको फिगर 10.1 के अंदर शो की गई है। ये जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हो गए आपके, ये रूट हेयर है, एंड ये जो एयर की स्पेस शो कर रहे हैं। रूट्स ऑब्जर्व एयर फ्रॉम द सॉइल। एंड नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, बस ये थोड़ा सा रह गया। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इन ओवर वाटर। कहते क्या कहते कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर जो पोटेड प्लांट हो वो ओवर वाटर्ड हो। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहते इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। All living organisms need to respire to get the energy needed from their survival. कहते सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है रेस्पायर करने की। रेस्पायर मतलब सांस लेने की। टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, ताकि वो एनर्जी को ले सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके। ये जो आपके न्यू वर्ड्स, अरेबिक रेस्पिरेशन, फूड ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ फॉर। टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड why without using the oxygen. Breathing rate, the number of times a person breathe is called its breathing rate. आगे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, डायफ्राम, एक्सहालेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जो है ब्रेकिंग डाउन होता है उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। डायफ्राम के ऊपर आपको था पिक्चर, ये रहा आपका, ये डायफ्राम है ये। एंड आगे गिल्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं फिश के। लंग्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। इनहेलेशन क्या होता है, जो सांस को आप अंदर लेते हो इनहेलेशन कहते हैं। स्पिरिकल्स क्या होते हैं, होल्स ऑन दी बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ। ट्रिकिया क्या होता है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट्स। रिब्स क्या होते हैं, रिब्स ये होते हैं, ये जो है ना रिब्स है ये। आगे है हमारा व्हाट डू यू हैव लर्नड। एंड लर्नड क्या गया हमारा बुक वर्क। चलो हम व्हाट डू हैव लर्नड पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं जो रेस्पिरेशन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये फूड से जो एनर्जी को रिलीज करने का काम करती है। फर्स्ट ये हमारा, सेकंड है द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं जिस ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो हेल्प करती है फूड को ब्रेक डाउन में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज फूड को कहते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके अंदर चेंज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर चेंज करने में। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है वो भी रिलीज होती है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो आपको न्यू वर्ड आने, फोर्थ उसका आंसर कह सकते हो आप
आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। ये कहते हैं जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है सेल्स के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको फर्स्ट यूनिट का भी आंसर मिल गया। कहते हैं जब फूड की ब्रोकन डाउन होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ द ब्रेकन डाउन occurs with the use of oxygen, the respiration is called एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड टूट रहा है बिना ऑक्सीजन की मदद से, उसको क्या कह देंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि ईस्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल्स इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेकिंग डाउन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे मसल सेल तक इनसफिशिएंट हो जाती है, यानी कि सफिशिएंट नहीं होती है, जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं होती है। तो जो फूड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही टूटता है। इसी वजह से जो मोटे लोग हैं वो पतले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर इसको डिटेल में हल्का सा समझा दिया था कि जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से वो थक गया है। और थकने की वजह से क्या है, वो तेज़ी से सांस ले रहा है। सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई, इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन ले रहा है ना, वो इतनी तेज़ी से वो लेता है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। एंड इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही हमें पेन होने लगता है। एंड फिर जब पेन होता है, फिर आप हॉट वाटर के अंदर या फिर मसाज की हेल्प से आप ठीक हो सकते हो। एंड जो जब क्यों ठीक होते हो आप हैवी मसाज वगैरह करने से, इसलिए आप ठीक होते हो क्योंकि फिर आपके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी जो ब्रीथिंग है वो भी कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही है। ब्रीथिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि ब्रीथिंग, सांस लेने को ही ब्रीथिंग भी कहते हैं। ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर को हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग होता है। जिसकी ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जो कि है हमने पढ़ा ट्रेकिया, स्पिरिकल्स। ड्यूरिंग इनहलेशन मीन्स जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और लंग्स एक्सपैंड, जो हमारे लंग्स है वो एक्सपैंड होते हैं एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। पहले तो जब हम सांस ले रहे हैं पहले तो एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर क्या होता है कुछ समय बाद अपनी ओरिजिनल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। एज एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सलेशन, कैसे कब आते हैं, जब हम एयर को बाहर एक्सलेट करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी एनहेंसेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। फिजिकल एक्टिविटी करने से जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग इन्हेंस होता है। इन एनिमल्स लाइक काउ, कहते काउ के जैसे एनिमल्स, काउ हो गया, बफलो हो गया, डॉग हो गया, एंड कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू डू द ह्यूमंस। ये जब जैसा हमने पढ़ा ना ह्यूमंस के बारे में कि वो लंग्स की हेल्प से करते हैं ब्रीथ, वैसे ही काउ, बुफेलो, डॉग एंड कैट का भी सेम होता है। इन अर्थवॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। अब ये जो अर्थवॉर्म होते हैं उनका जो एक्सचेंजेस होता है गैस का, वो कहाँ से होता है, मॉइस्ट स्किन से होता है। इन फिशेज इट टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स। फिशेज के अंदर किस हेल्प से होता है, गिल्स की हेल्प से होता है। एंड इन इंसेक्ट थ्रू द ट्रेकिया, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, ट्रेकिया हमने पढ़ा था, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन अ प्लांट द रूट्स टेक इन एयर। अभी प्लांट के अंदर क्या होता है, जो रूट्स होते हैं टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। रूट क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर एयर होती है उसको लेते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव के अंदर टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू विच दे एक्सचेंज देयर गैसेस, जिसकी हेल्प से वो गैसेस को छोड़ते हैं, लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ प्लांट इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग बींग्स। और जो ग्लूकोज को टूटता है प्लांट के सेल्स के अंदर, वो सेम ही होता है अदर लिविंग बींग्स की तरह। I hope you understand the chapter number 10 respiration organisms. I complete this chapter in 2 parts, and if you have any doubt then comment me, and if you like the explanation then please like my video, subscribe my channel, and thanks for watching this video.